बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक ढेंडसा और आप देख रहे हैं SD TV। हुकूमत ने IMF की कंडीशनैलिटी एज ए प्री रिक्वेजिट पूरा करने के लिए बजट अनाउंस करने के बाद फिस्कल साइड पूरी चेंज कर दी है, सुपर टैक्स अनाउंस करके। उसका स्ट्रक्चर रखा गया 6+4 विच इज़ 10% फॉर 13 सेक्टर्स। और ये जो 6+4 मैंने इसलिए कहा कि कुछ पे 10% है हुआ 6+4 और बाकियों पे ब्लैंकेट LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 10% 4% जो है वो टैक्स इम्पोज हो गए। स्टॉक मार्केट ने वोलेटिलिटी शो की है, लोगों के पैनिक की हालत में मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे कईयों के आए हैं, मैंने थोड़ा सा किया और इसी तरह की बातचीत चल रही है। हम इस पे इनिशियल एक तो रिस्पांस लेंगे फ्रॉम द एक्सपर्ट्स और फिर इस पे के एक दो जो फैक्टर हैं उसके ऊपर हम छोटी सी क्विक इन अ कैप्सूल फॉर्म गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको पता लग सके। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद करीम सुलेरी। डॉक्टर साहब बताएं थोड़ा सा कि व्हाट इज योर फर्स्ट रिस्पांस। देखिए ताहिर, एक बड़ा पुराना हमारे पास मुहावरा है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि अगर आप वक्त पे कोई एक चीज़ कर लेते हैं तो आपको बाद में 9 चीज़ें नहीं करना पड़ती। और ये बजट है और बजट के आफ्टर शॉक्स में जो कुछ अभी तक हो रहा है IMF प्रोग्राम को रिवाइव करने में, ये सारा मुझे उसी मुहावरे की बार बार याद दिलाता है। अगर जो 10 जून को बजट पेश किया गया था वो IMF के साथ जो नेगोशिएशन दोहा में हुई थी और जिसका कम्युनिके में जिक्र भी था, अगर वो पॉलिसी एक्शंस उसके मुताबिक ले लिए जाते और अगर इस बजट को एक जो ऑर्डिनरी बजट जिसमें कि आप इनकम बढ़ा के दिखा सकते थे और अखराजात कम करके दिखा सकते थे, उसकी तरह लेने के बजाय इस बजट को आप एक प्रायर एक्शन के तौर पे लेते तो यकीनन चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती। लेकिन चूँकि हमारे बजट मेकर्स ने इसको एक रूटीन बजट जाना, जिसको कि IMF ने फौरी तौर पे जब स्क्रूटिनाइज किया तो उस बजट में डिसाइफर कर लिया। दो प्रॉब्लम उन्होंने उस बजट में पैदा कर दी थी। एक तो इट हैड लैक ऑफ क्लैरिटी और दूसरा उसमें जो बजट मेकर्स की क्रेडिबिलिटी थी वो भी चैलेंज हो गई कि ये शायद ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो इनकम दिखाई गई थी कि 1.75 ट्रिलियन आ जाएगा आपको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से और सूबाई जो सरप्लस से और गैस सेस से, जो कि आना मुश्किल है, कम से कम 1 ट्रिलियन उसमें से नहीं आएगा। तो IMF ने फिर यही कहा कि या तो आप अपने अखराजात कम करें या फिर आप अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ाएं। और PDL पे भी जो एक इंदिया दिया गया था कि शायद PDL आएगा, सेल्स टैक्स जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, उस पर भी IMF को एतराज़ था। फिर कुछ सेक्टर्स को टैक्स क्रेडिट दिए गया, कुछ सेक्टर्स को एग्जम्पशन GST वापस दी गई, उस पर भी IMF को एतराज़ था। पर्सनल इनकम टैक्स जो है उस पर भी IMF का एतराज़ था कि उसकी रिफॉर्म्स जैसे वो हुई थी, कमिट की थी पिछली गवर्नमेंट ने, वो उसके मुताबिक नहीं हुई। तो इस सारा का क्यूमुलेटिव फैक्ट आपके पास ये आया कि वो जो 10 जून वाला बजट जिसको कि अब 30 जून से पहले रैप अप होना है और उसको प्रूव होना है, और एक अपोजिशन की अदम मौजूदगी में सोचा जा रहा था कि ये बहुत ईजी सेलिंग होगी इसकी, इस पर कोई एज सच लंबी चौड़ी अमेंडमेंट तो आएगी नहीं, चूँकि PTI मौजूद नहीं है नेशनल असेंबली में, तो ये बड़े आराम से सेलिंग कर जाएगा। तो बजट जो है वो दोबारा रिवाइज करना पड़ गया और उस रिवीजन को मुख्तलिफ तरीक़ों से, जो कि आज हमने देखा, सुपर सेल्स टैक्स का नफाज है, इसी तरह से जूलर्स के लिए एक फ्लैट टैक्स आ गया, कार और प्रॉपर्टी डीलर्स वालों के लिए एक फ्लैट टैक्स आ गया। तो इस तरह के जो इसमें मैयर लिए गए हैं ताकि आपका जो 438 बिलियन रुपीस का जो शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का, जो कि अब एक रिवाइज्ड एग्रीमेंट है IMF के साथ, 7.4 ट्रिलियन रुपीस का FPR रेवेन्यू, जो कि पहले सोचा गया था कि ये शायद 7.02 ट्रिलियन तक काम चल जाएगा। तो वो कंप्लीट करना है और उसके लिए ये एक उन्होंने अनाउंसमेंट की। वैसे मैं आपसे, आप कह रहे हैं कि बाद में देते, मैं तो खैर आपसे एग्री नहीं करता। ये तो वो बजट है ही नहीं जो 10 जून को अनाउंस किया गया था। ये तो वो बजट नहीं, नंबर जो मर्जी करते रहे। और जो आज इम्पोज किया है इसकी जो रियलाइजेशन है, एक्चुअली इसको जो रिकॉन्साइल करना है, ये मतलब एक तो दावा आता है, मुझे यकीन है कि उसमें भी इश्यूज आगे फिर जल्द निकलेंगे। और उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि रिकॉन्साइल एडिशन, लेकिन बहरहाल उसमें हम नहीं जाते, वो जब होगा तो बात करेंगे। ये बताएं कि हमारी जो पीयर्स इकोनॉमीज भी अजीब लफ्ज़ है, इंडिया में 29% है
कॉर्पोरेट टैक्स। अब इस वक्त ये अगर हम ये 10% लें तो ये इफेक्टिवली 39% टैक्स हुआ है। कैसे एक्सपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल ये टेक्सटाइल पे है, इंडिया ने कोविड की वजह से उन्होंने भी टेक्सटाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, बांग्लादेश ने भी, हम कैसे कर सकेंगे? सीमेंट उधर से भी वो थोड़ा बहुत पहले इंडिया इंपोर्ट भी करता, वो भी हम कैसे कर सकेंगे? स्टील, ये 3 बड़े तो सेक्टर हैं ना जो इंपोर्ट के, तो ये तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स आपकी जो हुई थी वो भी तो क्या प्रूडेंस मेरी समझ से बाहर है कि सेक्टर इनको लगाया? व्हाट डू यू थिंक, किस तरह देख रहे हैं आप? यार इसको ये नहीं, मैं अगेन एक फायर फाइटिंग में वो आपके पास और कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग रह जाता है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये जो सेक्टर्स चुने गए ये कोई रैशनैलिटी की बेस पे चुने गए या ये सेक्टर्स जो थे इन सारे सेक्टर्स को ब्लैंकेट लग जाना चाहिए था, तो मैं उस चीज़ को नहीं, सपोर्ट मैं कह रहा हूँ शाख ही काट रहे हैं ना। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप मिफ्ता साहब की जगह होते और आपको पता है कि 2 दिन रह गए हैं, 30 जून से पहले तो हर हालत में आपको बजट अपना फाइनल करना है, तो और उससे पहले आपको IMF से प्रोग्राम जो है उसका जो MEFP है उसका एक ड्राफ्ट जो है उस पर एग्री करना है ताकि वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजा जा सके और आगे स्टेबिलिटी आ सके, तो और आपके पास इजी और शॉर्टकट होता क्या? हाँ, क्या होता? आप ये इफेक्टिवली ये कह रहे हैं कि इसमें प्रूडेंस कोई नहीं है, मजबूरी है, ये कह रहे हैं ना। अच्छा, आगे एक तीसरा सवाल करने के बाद एक छोटा सा क्विकली इसको हम ख़त्म करते हैं। जिन कंपनियों ने आगे चलाना था ईयर क्लोज कर रहे हैं, अब वो मुझे कई कंपनियों का, मुझे 1-2 कंपनियों का बैलेंस शीट देखने का इत्तेफाक हुआ है, वो डिविडेंड देने पे तुली हुई थी, और डिविडेंड देने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकली जो खर्चे कर लिए थे एक्सपेंशन में सारे, वो बैंक से लोन लेके निगोशिएट कर रही थी, वो भी महंगा हो जाएगा इंटरेस्ट रेट लेने के लिए। तो अगली दफ़ा जो डिविडेंड है फर्स्ट क्वार्टर का एंड पे आके करने के लिए, तो स्टॉक मार्केट का भी ये तो बैठा बैठ जाएगा। तो आज आपने देखा कि ऑलरेडी 200% नहीं, तो पैनिक था, मैं वैसे कह रहा हूँ, एरोड होगी एक्चुअली। उसमें आया तकरीबन 2.5 बिलियन रुपीस जो है वो उसका कैपिटल उड़ गए, फॉर्मेशन जो थी वो एरोड होगी, वो आपका उड़ गए। लेकिन और ये टाइमिंग जो है अगेन ये टाइमिंग अगर तो हुकूमत जो है वो आते ही 11 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विन करने के फ़ौरन बाद IMF के साथ अपनी मामला सीधे कर लेती, तो ये बजट जो है ये प्रायर एक्शंस में ना आता, आपका अप्रैल के अंदर IMF का प्रोग्राम जो है वो रिज्यूम हो चुका होता, तो ये जो बजट में आपके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती। अब तो लिटरली आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और डंडा लेके खड़े। हाँ, तो अगले 3 दिन में इट्स मेक और ब्रेक। अगर आपको अपना रुपया बचाना है, अगर आपको अपनी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बचानी है, अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो वहाँ पे फिर आपको वही करना पड़ेगा जो कि इस वक्त किया गया। तो इस पे तो आप पशेमान हो सकते हैं कि बड़ी देर से सारी चीज़ें की जा रही हैं जिनके टाइडल इफेक्ट आ रहे हैं, रिपल इफेक्ट नहीं मैं कहूँगा, टाइडल इफेक्ट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगेन अब इतनी ताख़ीर के बाद इसके अलावा अब और आपके पास चारा कोई नहीं। तो ग्रोथ, आखिरी सवाल ये करते हैं, अब 4% ग्रोथ, वो जो 55 ट्रिलियन की वो जो आपका रीबेस होकर ग्रोथ बनी है, वो कहते हैं जी नॉमिनल उसके ऊपर आ रही थी। जब आप कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, जब आप कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ग्रोथ जो है उसको 4% अब जेल में ना, बेस भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं, बेस तो चले जो भी है, लेकिन अब आप उसको ना रखें। अब आपको पता है कि 2022-23 में आपकी ग्रोथ जो है वो 3% से ऊपर जो है वो नहीं जाएगी, तो और आप पॉलिसी मेजर्स आपको लेने पड़ रहे हैं कि वो ग्रोथ उससे ऊपर ना जाए, और इन्फ्लेशन जाहिर है वो बढ़ेगी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी जब अनाउंस होगी तो वो भी आप देखेंगे वहाँ पे 2% जो है 200 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ इंक्रीज आएगा। तो ये तो सारा कुछ किया इसलिए जा रहा है ना कि एक ओवर हीटेड इकोनॉमी जिसकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी, कोट एंड कोट, जो आज दो को इलास्टिक डिमांड है, उस पर एक ज़्यादा बहस की जा सकती है कि वो डिमांड क्या कर्टेल होगी इन चीज़ों से जो कि किए जा रहे हैं। नहीं, वैसे भी अगर डिमांड को भी आप लें तो जो ग्रोथ को, वो जो डिमांड है, मतलब करंट अकाउंट की बात ही है ना, डिमांड यही वो कहा जाता है ना, तो वो तो अगर आप नॉमिनल से नीचे आ जाए, मतलब अगर 2.9% फर्टिलिटी रेट है तो ग्रोथ उससे कम आ जाती है, तो फिर कौन सी ओवरईट का तो कोई चक्कर ही ना रहा ना फिर। तो एक तरह से फॉल्स बात है ये ओवरईट, तो ये आर्गुमेंट तो जो पिछली थी ना, पिछले वाली तो आपकी, नहीं वो तो थी, मैं उसी को तो अब आप स्लो डाउन कर रहे हैं ना, मैं इस साल नहीं, वो तो स्लो डाउन हो अपने आप हो जाएगी। तो बस वो पूरे सारे पॉलिसी मेजर्स यही इसलिए जा रहे हैं कि वो वाली जो थी उसको आप स्लो डाउन किया। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बॉटम लाइन इसकी मेरे से शायद एग्री करें या ना करें,
बॉटम लाइन इसकी मैं जो समझता हूँ वो ये है कि किसी को कुछ नहीं पता कि इसका क्या रिजल्ट होगा या आगे क्या मैयर है। आईएमएफ के साथ इस वक्त जो वो कह रहे हैं कर रहे हैं, नोबडी नोज के क्या होगा। ना हम ग्रोथ की फिगर्स दे सकते हैं, ना ओवर ईट होने के, ना एक्चुअल ग्रोथ की, ना ये जो नॉमिनल अगर ये फर्टिलिटी रेट के साथ लें नेगेटिव ग्रोथ, तो नोबडी नोज। तो वी होप के इस इम्पास से हम जल्दी निकलें। हुकूमत को अब देर नहीं करनी चाहिए आगे किसी भी चीज़ में।